अगर एक सिटिंग जज के अगेंस्ट करप्शन या मिसकंडक्ट के एलिगेशन लगाएं तो क्या उसके अगेंस्ट सीधा एफआईआर रजिस्टर हो सकती है? क्या पुलिस उसके घर जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है? जस्टिस यशवंत वर्मा के केस के बाद ये सवाल फिर से एक बार उठा है कि जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर क्या है। एक तरफ ये कहा जाता है कि जजेस के ऊपर बिना किसी प्रेशर के काम करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन दूसरी ही तरफ अगर जुडिशरी के अंदर ही करप्शन हो तो उसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे एक सिटिंग जज के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने का पूरा लीगल प्रोसेस क्या है, इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर कैसे काम करता है और ये क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं होता, और क्यों ये जरूरी है कि इस तरीके के केसेस को सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज को ट्रांसफर कर देना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक सिटिंग जज के ऊपर ना कोई भी डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मल्टीपल जजमेंट्स में ये क्लियर किया है कि किसी भी सिटिंग जज के ऊपर बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन के कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। के वीरस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल एस्टैब्लिश किया था कि किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर अगर करप्शन या मिसकंडक्ट का एलिगेशन है तो बिना सीजीआई की परमिशन के कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा सकती। ये रूलिंग जुडिशरी को जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड हरेसमेंट होता है ना, उनसे बचाने के लिए की गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जजेस के ऊपर कोई लीगल एक्शन हो ही नहीं सकता। अगर सीजीआई को लगे कि ये जो एलिगेशंस हैं वो क्रेडिबल हैं, तब वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि वो सैंक्शंस लें या नहीं लें, और जब सैंक्शन मिल जाता है तब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। सैंक्शन को मैंने बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में जो एलिगेशंस लगे हैं वो एक सीरियस डिबेट को शुरू करते हैं कि क्या एक सिटिंग जज के ऊपर भी वही सेम लीगल स्टैंडर्ड्स लागू होने चाहिए जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी प्राइवेट सिटीजन के ऊपर लागू होते हैं। उनके घर पर एलीज्ड रिकवरी की रिपोर्ट आई है जिसमें अनअकाउंटेड वेल्थ और कैश होने के आरोप लगे हैं, लेकिन इन एलिगेशंस के बाद भी पुलिस ने या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कोई भी डायरेक्टली एक्शन नहीं लिया। इस केस में भी दोबारा से वही क्वेश्चन उठा है कि जुडिशरी के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो मैकेनिज्म है वो सफिशिएंट है भी या नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने वीरस्वामी जजमेंट के अंदर क्लियर करा था कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर ही आते हैं। मतलब कि अगर किसी भी जज के अगेंस्ट क्रेडिबल करप्शन एलिगेशंस है तो उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन लीगली पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जजेस के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए भी एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सीजीआई की परमिशन लेना जरूरी होता है। ये प्रोसेस जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है, लेकिन इसका मिसयूज भी तो हो सकता है, जिसमें क्रेडिबल एलिगेशंस होने के बावजूद भी एक्शंस डिले होते रहते हैं। जुडिशरी के अंदर अकाउंटेबिलिटी का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसे इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर कहा जाता है। अगर किसी भी सिटिंग जज पर मिसकंडक्ट या करप्शन का एलिगेशन लगे तो उसे डायरेक्टली इम्पीच नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के थ्रू जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है वो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और उसे बहुत रेयरली यूज किया जाता है। इसलिए इंटरनल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया गया जिसमें जुडिशरी अपने ही जजेस के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इसका जो प्रोसेस होता है उसे समझते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर होती है और ये कंप्लेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट के पास जा सकती है। कंप्लेंट को एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इस मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर एलिगेशंस क्रेडिबल लगते हैं तो 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई जाती है जो इस इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करती है। जज को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिसके अगेंस्ट में एलिगेशन लगे हैं कि वो अपना डिफेंस प्रेजेंट कर सके कमेटी के सामने, और अगर वो जज गिल्टी पाया जाता है तो सीजीआई जो है उसको रेजिग्नेशन या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑप्शन देते हैं, और अगर वो जज मना कर देता है तो फिर इम्पीचमेंट का भी प्रोसेस शुरू हो सकता है। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये पूरा मैकेनिज्म है ना, ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट के केस में ये क्लैरिफाई किया था कि जो इन हाउस इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जा सकता, और इसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया था कि अगर इन हाउस इंक्वायरी की रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया तो वो जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी और ऑटोनॉमी को इफेक्ट कर सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि पब्लिक को पता ही नहीं चलता है कि उस इंक्वायरी में करा क्या गया है, उस इंक्वायरी में चल क्या रहा है और उसकी फाइंडिंग्स क्या आ रही हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है।
तो कुछ किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अब जुडिशरी का एक इंटरनल मैकेनिज्म तो है, लेकिन क्या जुडिशरी के अंदर किसी भी करप्शन के एलिगेशन को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल है? क्योंकि इन हाउस इंक्वायरी जो होती है पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होती है, तो इस पर सवाल उठाना लाजमी बन जाता है कि क्या ये जो इंक्वायरी है अनबाइज्ड है भी या नहीं है। अगर किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगे हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि सीबीआई या ईडी जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफर कर देना चाहिए वो केस। अगर एक ब्यूरोक्रेट या फिर मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई भी करप्शन के एलिगेशंस है, तो वो भी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के अंडर ही आते हैं। तो जुडिशरी को भी सेम स्टैंडर्ड्स पर अकाउंटेबल होना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी ये इंश्योर करेगी कि भाई इन्वेस्टिगेशन बायस्ड नहीं हो और रिपोर्ट जो है पब्लिक की जा सके, जिससे जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और एक प्रॉपर लीगल एक्शन फॉलो किया जा सके जो सिर्फ एक इंटरनल मैकेनिज्म तक लिमिटेड ना हो। तो अभी तक जो हमें समझ में आया उसके मुताबिक किसी भी सिटिंग जज के अगेंस्ट डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा सकती बिना सीजीआई की परमिशन के। जुडिशरी का इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और अगर करप्शन या फिर मिसकंडक्ट जैसे सीरियस एलिगेशंस लगते हैं तो इंडिपेंडेंट एजेंसीज जैसे सीबीआई या फिर ईडी को केस ट्रांसफर होना चाहिए फॉर द बेटर ट्रांसपेरेंसी और फॉर द बेटर इन्वेस्टिगेशन। आप मुझे बताइए कि आपका क्या मानना है कि जो वो इंटरनल मैकेनिज्म है जुडिशरी का, क्या वो सफिशिएंट है इस तरीके के केसेस को या इस तरीके के एलिगेशंस को हैंडल करने के लिए, या फिर इस तरीके के केसेस को इंडिपेंडेंट एजेंसीज को ट्रांसफ़र करना चाहिए जैसे कि सीबीआई या फिर ईडी को? आप अपने थॉट्स को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।